हाँ तो बच्चों, हम तन्नुता का प्रभाव बता रहे थे कि जो विद्युत अपघटनी चालकता है उस पर तन्नुता का क्या प्रभाव पड़ता है। उसमें पहला जो पॉइंट है वो मैंने लिया था ए बी सी करके 3 पॉइंट में अपन इसको डिस्कस कर रहे थे। तो तन्नुता के अंदर भी ए पॉइंट हमने लिया था कि तन्नुता बढ़ाने पर जो कंडक्टेंस होती है, जो जी जिसे बोलते हैं, उसका क्या होता है। तुमने देखा कि तन्नुता बढ़ाने पर जो कंडक्टेंस है जी, उसका मान बढ़ता है, चाहे प्रबल विद्युत अपघट्य हो या दुर्बल विद्युत अपघट्य हो। हाँ, प्रबल विद्युत अपघट्य में तन्नुता बढ़ाने पर कंडक्टेंस क्यों बढ़ी, उसका कारण कि तन्नुता बढ़ाने पर आयनों के मध्य आकर्षण बल कमजोर हुआ, उसकी वजह से चालकता उनकी आयनों की गतिशीलता बढ़ी और आयनों की गतिशीलता बढ़ने की वजह से उसकी कंडक्टेंस बढ़ती है। जबकि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य था उसमें रीजन क्या दिया था कि आपने तनु किया तो तन्नुता बढ़ाने पर होगा क्या, उसकी वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि ओस्टवर्ल्ड का तन्नुता नियम ये तो बोलता है ना कि किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य को तनु करने पर उसकी वियोजन की मात्रा बढ़ती है। वियोजन की मात्रा बढ़ेगी तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे और नंबर ऑफ आयंस बढ़ने की वजह से उसकी कंडक्टेंस का मान बढ़ता है। ये तुमने ए पॉइंट डिस्कस किया। अब बी ले रहा हूं कि तन्नुता बढ़ाने पर जो कंडक्टिविटी है या कंडक्टिविटी या इसको बोल सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या विशिष्ट चालकता, कप्पा जिसे बोलते हैं, कप्पा का मान क्या होता है। तुमने देखा हम ये देखेंगे कि जो तन्नुता है, तन्नुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता कप्पा का मान कम होता है। कैसे, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले तुमने लिख दिया तन्नुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता कप्पा का मान कम होता है। इसका कारण दिया जाता है, कारण लिखा तनु करने पर एकांक आयतन में पाए जाने वाले आयनों की संख्या में, तनु करने पर एकांक आयतन में पाए जाने वाले आयनों की संख्या में कमी हो जाती है। आयनों की संख्या में कमी हो जाती है। अब कमी कैसे होती है तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, ये हमने कमी हो जाती है, ये लिख देते हैं यहाँ पर, कमी हो जाती है। ठीक है, देखो इसको भी समझने के लिए हमने क्या किया, एक प्रबल विद्युत अपघट्य, एक तो मैंने प्रबल विद्युत अपघट्य स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, एक मैंने दुर्बल विद्युत अपघट्य ये वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, ये हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। ठीक है जी, एक में ले रहा हूं प्रबल विद्युत अपघट्य, एक में ले रहा हूं दुर्बल विद्युत अपघट्य, ये मैंने ले लिया। मैंने मान लिया कि जो मेरा प्रबल विद्युत अपघट्य है, चलो आप प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब आप NaCl का विलयन मान लो और दुर्बल विद्युत अपघट्य का मतलब आप एसिटिक एसिड का विलयन मान लो। समझने के लिए प्रबल विद्युत अपघट्य के अंदर मैं NaCl का विलयन ले लेता हूँ और दुर्बल विद्युत अपघट्य के अंदर मैं एसिटिक एसिड का विलयन ले लेता हूँ। ये लीजिए, ये मैंने एसिटिक एसिड का विलयन ले लिया है। ठीक है, अब प्रबल विद्युत अपघट्य मैंने NaCl का विलयन लिया और सपोज मैंने इसका 100 मिलीलीटर विलयन लिया और मैंने मान लिया, मैं मान रहा हूं, मैंने मान लिया इसका जो 100 मिलीलीटर है उसके अंदर 50,000 आयन पाए जाते हैं। आप कितना भी मान सकते हो, मैं एक डाटा लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप समझना ध्यान से। ये हम दिमाग नहीं लगाए कि 50,000 ही क्यों लिया, चलो जी 60 ले लेते हैं, 70 ले लेते हैं, पर कोई ना कोई डाटा तो मेरे को लेना ही पड़ेगा। तो मैंने मान लिया उसका विलयन कितना था, 100 मिलीलीटर आयतन था और उसके अंदर 50,000 आयन पाए जाते हैं। लिखा 100 मिलीलीटर विलयन में 50,000 आयन पाए जाते हैं। तो जब 100 मिलीलीटर के अंदर 50,000 आयन है तो फिर 1 मिलीलीटर के अंदर आयन कितने होंगे, तो 1 मिलीलीटर के अंदर आयन होंगे 500। ये ले 1 मिलीलीटर के अंदर 500 आयन हो गए। ये विलयन मेरे पास रखा हुआ था। अब मैंने इसको तनु कर दिया। तनु करने में क्या किया, उसके अंदर मैंने 100 ml वाटर मिला दिया, तो 100 ml तो पहले था, 100 ml पानी मिला दिया, अब तो 200 ml हो गया, आयतन 200 ml हो गया। पर प्रबल विद्युत अपघट्य तो आयनों की संख्या तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि वो तो पहले से 100% वियोजित होता है। इसका मतलब अब आयन तो वो की वो रहे, पर आयतन हो गया उसका 200 ml। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं ना कि क्या होगा, 200 मिलीलीटर विलयन में आयनों की संख्या होगी 50,000, तो 1 मिलीलीटर में आयनों की संख्या होगी 250 आयन आ जाएंगे। अब देखो ये डाटा कौन से हैं, ये तनु करने से पहले के हैं और ये डाटा तनु करने के बाद में है। तो आप देख सकते हैं तनु करने से पहले 1 मिलीलीटर के अंदर 500 आयन है और तनु करने के बाद 1 मिलीलीटर में 250 आयन है। इसका मतलब 1 मिलीलीटर के अंदर पाए जाने वाले आयनों की संख्या आधी होगी, यानी कम होगी, और 1 मिलीलीटर की आयनों की संख्या कम होगी। आपको बताया था मैंने, कप्पा किसे बोलते थे, कप्पा बोलते थे 1 मिलीलीटर विलयन की 1 मिलीलीटर विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता को कप्पा बोला जाता है। तो 1 मिलीलीटर के अंदर अगर आयन ही कम हो जाएंगे तो 1 मिलीलीटर की चालकता भी कम होगी और 1 मिलीलीटर की चालकता को बोलते हैं कप्पा, इसलिए बोल दिया जाता है कप्पा कम हो जाता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि तनु करने पर प्रबल विद्युत अपघट्य का कप्पा या विशिष्ट चालकता कम हो जाता है, कारण एक तनु करने पर एकांक आयतन में पाई जाने वाले आयनों की संख्या में कमी हो जाती है। ये लीजिए, चलो अब मैं ध्रुवल को लेकर समझाता हूँ। ध्रुवल, हमने ध्रुवल विद्युत अपघट्य ले लिया एसिटिक एसिड, इसका भी मैंने मान लिया 100 मिलीलीटर विलयन था और उसके अंदर कितने आयन पाए जाते हैं, कुछ भी मान लो, हमने 50,000 मान लिए, चलो जी 60 भी मान सकते थे आप, ऐसे नहीं कि 50 ही लेने होते हैं, 60 भी ले सकते थे।
मैंने मान लिया आयतन कितना था 100 मिलीलीटर विलियन, इसके अंदर 50,000 आयन पाए जाते हैं, तो 100 मिलीलीटर विलियन के अंदर 50,000 आयन पाए जाते हैं, तो 1 मिलीलीटर में कितना आयन होगा, तो 1 मिलीलीटर के अंदर तो 500 आयन होंगे। ये तो क्या तनु करने से पहले हमने 100 ml वाटर मिला दिया, अब आयतन हो गया 200 ml, तो आयतन हो गया 200 ml, 200 मिलीलीटर विलियन हो गया ना। अब इसमें आयन कितने होंगे, अब देखो दुर्बल विद्युत अपघट्य आप तनु करोगे तो आयनों की संख्या बढ़ेगी, पहले 50,000 थे तो 50 तो रहेंगे नहीं, 50 से कुछ ज्यादा ही होगी, मान लेता हूँ 60,000 हो गई, 70 भी मान सकते हो, मैंने मान लिया 60,000 हो गई। इसका मतलब अब 200 मिलीलीटर विलियन के अंदर 60,000 आयन पाए जाएंगे, तो 1 मिलीलीटर के अंदर कितने होंगे, तो 300 आयन हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये तनु करने के बाद के डाटा है, ये तनु करने से पहले के डाटा है। तो अपने से बोल सकते हैं तनु करने से पहले 1 मिलीलीटर के अंदर 500 आयन थे, तनु करने के बाद 1 मिलीलीटर में 300 आयन है, यानी तनु करने पर 1 मिलीलीटर के अंदर पाए जाने वाले आयनों की संख्या में कमी, यानी 1 मिलीलीटर की चालकता में कमी, और 1 मिलीलीटर की चालक को बोलते कप्पा, यानी कप्पा में कमी हो जाती है। तो आपने देखा चाहे प्रबल विद्युत अपघट्य हो या दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, दोनों को तनु करने पर कंडक्टिविटी कप्पा का मान कमी होता है। ये मैंने दोनों एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब देखो इसमें एक बात और बताते हैं, आप देख रहे हैं जैसे मान लो मैंने एक प्रबल विद्युत अपघट्य था, एक मेरे पास दुर्बल विद्युत अपघट्य था, अगर मैं इन दोनों को समान रूप से तनु करता, एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, मैंने दोनों को समान रूप से तनु किया, दोनों को समान रूप से तनु करने से हुआ क्या, यहाँ पर 1 मिलीलीटर में आयन 500 से 250 हो गए, वहाँ 1 मिलीलीटर में 500 से 300 हुए। इसका मतलब कप्पा इसका भी कम हुआ, कप्पा उसका भी कम हुआ, पर कम होने की दर प्रबल में ज्यादा होती है। तो सीधा सीधा कंसेप्ट ये, आपके पास एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, अगर आप दोनों को समान रूप से तनु करोगे तो कंडक्टिविटी कप्पा दोनों का ही कम होगा, पर कम होने की जो दर है वो प्रबल विद्युत अपघट्य के अंदर दुर्बल विद्युत अपघट्य की तुलना में अधिक होती है। ये इसका कंक्लूजन है, ठीक है जी। चलिए मैंने आपको बी पॉइंट समझा दिया। इसमें एक पॉइंट और बताता हूं, उसी तनुता बढ़ाने पर तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता का क्या होगा देख लीजिए। तो तनुता बढ़ाने पर चाहे तुल्यांक की चालकता हो या मोलर चालकता हो, दोनों का मान बढ़ता है। तो तनुता बढ़ाने पर तुल्यांक की चालकता अथवा मोलर चालकता दोनों का मान बढ़ता है। अब क्यों बढ़ता है, रीजन सुनना। तुल्यांक की चालकता बराबर होता है, तुल्यांक की चालकता बराबर होता है कप्पा इंटू वी, कप्पा इंटू वी, यही होता है ना, ठीक है। यहाँ पर वी क्या लिया हमने, यहाँ पर वी क्या है, तो यहाँ वी उस 1 ग्राम तुल्यांक या 1 मोल विद्युत अपघट्य विलयन को रखने वाले 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को रखने वाले विलयन का आयतन होता है। अब आपने तनु किया, देखो तनु करने पर ये आयतन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर अब तुल्यांक की चालकता क्या, कप्पा और वी का गुणनफल है। अभी भी क्या बताया था, आप तनु करोगे तो कप्पा तो कम होगा, तो देखो कप्पा तो कम होगा और आयतन तो बढ़ा रहे, तनु करेगा आयतन तो बढ़ेगा बढ़ेगा। तो इसका मतलब देखो तुल्यांक की चालकता है ना, कप्पा और वी दो फलन का गुणनफल है, तो एक फलन तो बढ़ रहा है और एक फलन कम हो रहा है, पर क्या होता है कप्पा और इंटू वी है ना। अब ऐसा नहीं है, आप ऐसे मत बोलना कि एक बढ़ेगा एक कम होगा, तो दोनों कैंसिल करके और मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। इस पर तो डिपेंड करता है ना कि वृद्धि ज्यादा हो रही है कमी ज्यादा हो रही है, तो आपको बता देते हैं। आप जैसे तनु करेंगे आयतन तो बढ़ेगा कप्पा कम होगा, पर आयतन के बढ़ने की दर कप्पा के कम होने की दर से ज्यादा है, इसको मैंने ऐसे बता दिया। देखो ऊपर 3 एरो जा रहे हैं, इसका मतलब आयतन 3 एरो से बढ़ रहा है और कप्पा कम हो रहा है, एक सिंगल एरो से कम हो रहा है। एक एरो कैंसिल भी कर दे तो रिजल्टेंट तो 2 एरो आपके ऊपर ही जा रहे हैं ना। तो आप ऐसे बोलेंगे कि तनुता बढ़ाने पर कप्पा कम होता है आयतन बढ़ता है, आयतन के बढ़ने की दर कप्पा के कम होने की दर से ज्यादा होने के कारण तुल्यांक की चालकता का मान बढ़ता है। या अपन ये भी कर सकते हैं, देखो कप्पा कम हो रहा है और आयतन बढ़ रहा है, तो दोनों में से डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है, आयतन है। इसलिए जब भी रीजन दिया जाता है तो जो डोमिनेटिंग फैक्टर है उसके अकॉर्डिंग ही उसका रीजन दे दिया जाता है। तो हम कप्पा की बात नहीं करके और हम इसका आंसर आयतन के रूप में ही दे देते हैं। तो हम इसे बोल सकते हैं कि तनुता बढ़ाने पर 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य वाले विलयन का आयतन बढ़ने के कारण तुल्यांक की चालकता का मान बढ़ जाता है, ये रीजन दिया जाता है। देखो तनुता बढ़ाओगे तो सांद्रता कम होती है, तनुता और सांद्रता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे ना एबीसी, अब इन तीनों पॉइंट को समराइज करके एक साथ लिख देता हूं। इससे समझना, तनुता बढ़ाओ या सांद्रता कम करो एक ही बात है, तनुता बढ़ाओ या सांद्रता कम करो एक ही बात है। तो मैंने समझ सकते हैं तनुता बढ़ाने या सांद्रता को कम करने पर क्या हुआ, नंबर 1 जी कंडक्टेंस जी का मान बढ़ता है, नंबर 2 कप्पा का मान कम होता है, नंबर 3 तुल्यांक की चालकता हो या मोलर चालकता हो इन दोनों का मान बढ़ता है। इसका रिजल्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
इसमें एक बात और समझाता हूं। जैसे आपने क्या किया, कोई भी विद्युत अपघट्य चाहे प्रबल हो या दुर्बल हो, आपने उसको तनु किया, तो तनु करने पर कंडक्टेंस जी का मान बढ़ता है। समझना, आपके पास एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, एक तो प्रबल विद्युत अपघट्य का विलयन है, एक तो प्रबल विद्युत अपघट्य का विलयन है, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य का विलयन है। इसको मैं ऐसे रफ में आपको समझा देता हूं। देखो उधर, जैसे एक तो मैंने ये NaCl का विलयन ले लिया है, ये NaCl का विलयन ले लिया, NaCl का विलयन का मतलब प्रबल विद्युत अपघट्य का विलयन है। और दूसरा मैंने ये एसिटिक एसिड का विलयन ले लिया है, ये लीजिए। अब देखो, ये प्रबल विद्युत अपघट्य, इसका वियोजन 100% है। दुर्बल विद्युत अपघट्य, इसका आयतन, इसका वियोजन कम होगा। हमने इनको तनु किया, ये लीजिए, हम इसको भी तनु कर रहे हैं और हम इसको भी तनु कर रहे हैं, दोनों को तनु कर रहे हैं, ये लीजिए। अब तनुता बढ़ाने से क्या होगा, इसकी जो चालकता है वो भी बढ़ेगी, चाहे मोलर चालकता हो या तुल्यांक की चालकता, अभी समझा ना, बढ़ती है, तो वो इसके लिए भी बढ़ेगा, इसके लिए भी बढ़ेगा, दोनों के लिए बढ़ता है। आप तनु करते जा रहे हैं तो चालकता का मान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप तनु करते जा रहे हैं। एक समय ऐसा भी होगा जब क्या होगा, जैसे मान लो प्रबल विद्युत अपघट्य है तो वियोजन तो 100% होता ही है। प्रबल विद्युत अपघट्य को तनु करने में वो क्या रहा है, आयनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कमजोर होता जा रहा है। आपने इसको इतना तनु कर दिया, इतना तनु कर दिया कि आयनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल हो गया 0। आयनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कितना हो गया, 0। अल्फा तो उसका ऑलरेडी 100% है ही सही। इसका मतलब अब इस स्थिति में आने के बाद अगर आप इसके बाद फिर तनु करोगे तो फिर चालकता का मान नहीं बढ़ेगा। इसको इसलिए इसको बोल दिया जाता है अनंत तनुता की मोलर चालकता। क्या बोला इसको, अनंत तनुता की मोलर चालकता, या अनंत मोलर चालकता भी बोल दिया जाता है इसको हम, या इसको बोल दिया जाता है असीमांत मोलर चालकता। तो सीमांत का मतलब क्या हुआ कि ये जो मोलर चालकता है ये इसकी अधिकतम मोलर चालकता है, इससे ज्यादा मोलर चालकता इस विद्युत अपघट्य के लिए हो ही नहीं सकती। इसका मतलब अधिकतम चालकता कब प्राप्त होगी, जब बोलेंगे अनंत तनुता का केस होगा। और अनंत तनुता का क्या मतलब है, अनंत तनुता का मतलब आयनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल 0 हो जाए और उसका अल्फा भी 100% हो जाए, उसको बोलते हैं अनंत तनुता। ठीक है, और ध्यान रखना किसी भी विद्युत अपघट्य की जो चालकता होती है वो अनंत तनुता पर अधिकतम चालकता होती है, उससे ज्यादा चालकता उसके लिए हो ही नहीं सकती है। अगर मान लो दुर्बल विद्युत अपघट्य, अब आपने क्या किया, दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसको तनु किया, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य को तनु करेंगे, चालकता का मान बढ़ेगा, और तनु किया और बढ़ेगा। और तनु करने में हो क्या रहा है, एक तो नंबर 1 तो उसका अल्फा वियोजन की मात्रा बढ़ती जा रही है, और साथ में आयनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल भी कमजोर होता जा रहा है। एक स्थिति ऐसी होगी जब उसका अल्फा भी हो जाएगा 100% और आयनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल भी हो जाएगा 0, उसको बोलेंगे फिर अनंत तनुता। और वहां पर जो मोलर चालकता मिलेगी उसको बोलेंगे हम सीमांत मोलर चालकता। और वो जो मोलर चालकता है वो जो मोलर चालकता है वो उस विद्युत अपघट्य की अधिकतम मोलर चालकता होती है। इसका मतलब किसी भी विद्युत अपघट्य की जो अधिकतम मोलर चालकता है वो मिलती है हमको अनंत तनुता पर, और वो जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता मिलती है उसको बोल दिया जाता है सीमांत मोलर चालकता, या इसको बोल दिया जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। और तुल्यांकी चालकता है उसको बोल दिया जाता है लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, ये बात मेरे को आपको समझानी थी। चलिए जी, अब हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं हमारे पास एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, हम ये चाह रहे हैं हमारे पास में एक प्रबल विद्युत अपघट्य है और उस प्रबल विद्युत अपघट्य की हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना चाह रहे हैं। हमने हेडिंग ही लिखा अनंत तनुता पर प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखो मोलर चालकता है, ऐसे तो मोलर चालकता लिखी जाती है। अब अनंत तनुता है तो उसके ऊपर ऐसे अनंत बना दिया जाता है, इसको बोलते हैं अनंत तनुता की मोलर चालकता, ये सिंबल बना दिया। अगर आपको अनंत तनुता की तुल्यांक की चालकता लिखनी है तो पहले तो ऐसे लिखो तुल्यांक की चालकता, इसके ऊपर बना दो अनंत, इसको बोला जाता है अनंत तनुता की तुल्यांक की चालकता। समझ रहे बात को, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे पास में एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, हम प्रबल की बात करें, हमारे पास में एक प्रबल विद्युत अपघट्य है और हम उस प्रबल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना चाह रहे हैं। हेडिंग लिखा हमने अनंत तनुता पर प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना। ठीक है, और ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक प्रबल विद्युत अपघट्य है उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी, ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट है। ये एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था, उस एक्सपेरिमेंट का एक रिजल्ट है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और जो एक्सपेरिमेंट है इसको परफॉर्म किया था डीबाई हकल ओन सागर ने, डीबाई हकल ओन सागर, ये जो एक्सपेरिमेंट था इसको परफॉर्म किया था डीबाई हकल ओन सागर ने। और डीबाई हकल ओन सागर ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को इन्होंने एक समीकरण के रूप में दिया, जिस समीकरण को बोल दिया जाता है डीबाई हकल ओन सागर समीकरण। और समीकरण ये लिखी जाती है
ये लिखा हमने मोलर चालकता बराबर अनंत अनुता की मोलर चालकता माइनस बी अंडर रूट सी। लिखा हमने मोलर चालकता बराबर अनंत अनुता की मोलर चालकता माइनस बी रूट सी। यहाँ पर सी तो क्या है, सी तो सांद्रता है, और जो बी है, बी को बोल दिया जाता है डी बाई नियतांक, और ये क्या है, ये भी मोलर चालकता और ये भी मोलर चालकता है। ये अनंत अनुता की मोलर चालकता है, और ये जो मोलर चालकता है ये इस सांद्रता सी की मोलर चालकता है। जैसे आप सांद्रता बदलोगे तो मोलर चालकता भी बदल जाएगी। इसका मतलब ये जो मोलर चालकता है इसका मान तो सी पर डिपेंड करेगा, और अनंत अनुता की मोलर चालकता का मान तो ये उसके लिए नियत मान होता है। किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता की मोलर चालकता वो उसकी अधिकतम मोलर चालकता है, और उसका मान उसके लिए तो नियत होगा ना। इसका मतलब ये मान तो नियत होता है, बी डी बाई नियतांक हो गया, और सी सांद्रता बदलेंगे तो मोलर चालकता बदल जाती है। अब हमने क्या किया, इसको सरल रेखा की समीकरण y बराबर mx प्लस सी से तुलना करें। y बराबर mx प्लस सी हमने ग्राफ बनाया, y एक्स पर तो क्या लिया हमने, मोलर चालकता ली, और x अक्ष पे हमने रूट सी को ले लिया। मोलर चालकता और रूट सी के बीच में ग्राफ बना रहे, y बराबर mx प्लस सी से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं, देखो रूट सी ये तो क्या ले लिया, x अक्ष पे ले लिया, y एक्स पर हमने इसको ले लिया है, ये हो गया जी अंतखंड। ये अंतखंड आपका आ जाता है, ये आएगा अंतखंड, और इसका जो स्लोप है वो आ जाएगा माइनस बी। इसको देख के नहीं लग रहा कि इसका जो ग्राफ है एक सरल रेखा बनेगी, और वो जो सरल रेखा होगी उसका ढाल होगा माइनस बी, और अंतखंड होगा अनंत अनुता की मोलर चालकता। और इसके अंदर प्रबल विद्युत अपघट्य मैंने केसीएल ले लिया, ये ले केसीएल, और इसके लिए ग्राफ बना दिया, मैंने ग्राफ बना दिया, ये आ गया सरल रेखा की। ठीक है, ये ग्राफ आया। अगर इस ग्राफ को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, ये यहाँ तक आया, और इसको अगर मैं आगे बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पर ये अंतखंड काटेगा नहीं काटेगा, और जो अंतखंड है इसी को बोलेंगे अनंत अनुता की मोलर चालकता। इसका मतलब हम डिबाई हक्कल ओन सागर की मदद से हम ये अंतखंड निकाल सकते हैं, और अंतखंड निकालने का मतलब उसकी अनंत अनुता की मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हैं। ये तो हो गया प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए। अब हमने दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए ये सारा काम एक्सपेरिमेंटली हो रहा है, और ये परफॉर्म किया था डिबाई हक्कल ओन सागर ने। फिर डिबाई हक्कल ओन सागर ने एक दुर्बल विद्युत अपघट्य को लेके और दोबारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो उसने क्या देखा, इसका ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त हुआ, ये लीजिए ये ग्राफ प्राप्त हुआ, ये लीजिए ये दुर्बल विद्युत अपघट्य एसिटिक एसिड को लेके ग्राफ बनाया। आप देख पा रहे हैं ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, और यहाँ तक आते आते इसके समांतर हो गया। समांतर होने का मतलब ये इसको अंतखंड नहीं काटेगा, जब अंतखंड नहीं काटेगा तो अनंत अनुता की मोलर चालकता भी प्राप्त नहीं होगी। तो हम बोल सकते हैं ये जो डिबाई हक्कल ओन सागर है इसकी मदद से हम केवल और केवल प्रबल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते, दुर्बल विद्युत अपघट्य की ज्ञात नहीं कर सकते। इसकी लिमिटेशन भी है। ठीक है, डिबाई हक्कल ओन सागर की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात नहीं कर सकते, ये मैंने आपको बोल दिया। एक सवाल लिखा, निम्न में से अधिकतम चालकता है, अधिकतम कंडक्टेंस किसकी होगी। ऑप्शन दर पहला दर का एसिटिक एसिड, फिर HCl, H3PO4 और H2SO4 दर का। देखो जब कंडक्टेंस की बात करें तो पहली बात तो ये जानते हो प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता का मान दुर्बल विद्युत अपघट्य से तो अधिक ही होता है। एसिटिक एसिड तो ये तो दुर्बल हो गया, एसिटिक एसिड दुर्बल हो गया, HCl ये प्रबल हो जाता है, ये हो गया प्रबल। H3PO4 ये भी दुर्बल होता है, ये भी दुर्बल हो गया, और जो H2SO4 ये हो जाएगा प्रबल। तो ये तो हमने अभी भी बोल ही दिया ना कि प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता का मान दुर्बल से अधिक होगा। इसका मतलब फर्स्ट नंबर का भी दुर्बल है, थर्ड नंबर का भी दुर्बल है, यानी फर्स्ट एंड थर्ड तो हो नहीं सकता। अब बचा क्या, सेकंड एंड फोर्थ। अब देखो जब एक से ज्यादा दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो आप देखो फिर आयनों की संख्या, जो जितने ज्यादा आयन देते हैं उसकी चालकता का मान उतना ही अधिक होगा। HCl हमको 2 आयन देगा, H2SO4 हमको 3 आयन देगा, इसलिए इसका आंसर दिया जाएगा 4। ये लीजिए ये फोर्थ आंसर दिया जाता है। इस टाइप से इसको चेक किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिया हमने 0.01 N विद्युत अपघट्य विलयन का प्रतिरोध 210 ओम है, सेल नियतांक का मान 0.88 सेंटीमीटर इनवर्स है। ज्ञात करो नंबर 1 चालकता कंडक्टिविटी यानी कप्पा, और दूसरे नंबर पे ज्ञात करना तुल्यांक की चालकता, ये हमको ज्ञात करना है। चलो जी पहले हम चालकता कंडक्टिविटी निकालते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी कप्पा, कंडक्टिविटी कप्पा को लिखवाया था G इंटू जी स्टार होता है, कप्पा इक्वल टू G इंटू जी स्टार, और G को ये तो लिखवाया था ना, G इक्वल टू होता है 1/R इंटू G स्टार, 1/R। R रेजिस्टेंस दे रखा है और सेल नियतांक हमको दे रखा है, तो इसका आंसर जो आ जाता है ये आ जाएगा 0.88 को आप डिवाइड कर दीजिए, रेजिस्टेंस दे रखा है 210 ओम, ये लीजिए ये इसका
कप्पा आ जाएगा। और इसकी यूनिट की बात करें तो ये बन जाएगा 1/r यानी मो या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी इकाई आ जाती है। ठीक है, 0.88 को 210 से डिवाइड करेंगे तो ये तो इसका आंसर आ गया। चलो जी, सेकंड क्या पूछ रहा है हमसे? सेकंड बोला तुल्यांक की चालकता, ये लीजिए तुल्यांक की चालकता। तुल्यांक की चालकता का फॉर्मूला लगा दिया। तुल्यांक की चालकता होती है कप्पा इंटू 1000/n, ये लिखा जाता है। कप्पा की जगह लिख देता हूं मैं 0.88/210, ये तो कप्पा हो गया। 1000 की जगह हमने 1000 रख दिया, अपॉन n ये होती है नॉर्मलता, और नॉर्मलता का मान दे रखा हमको 0.01, ये 0.01 दे रखा है। ठीक है, इसको सोल्व करके देख लेते हैं, देखिए क्या आंसर आता है। सोल्व करते हैं, 0.88 डिवाइडेड बाय 210 डिवाइडेड बाय 0.01, 0.42 ये आ रहा है 0.42 इंटू 1000, इसको लिख सकते हैं 420 साइमन सेंटीमीटर टू इक्विवेलेंट इनवर्स, ये लीजिए, ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, एक लवण के डेसिनॉर्मल विलयन का प्रतिरोध डेसिनॉर्मल, ठीक है, यानी n/10 दे रखा है। डेसिनॉर्मल विलयन का प्रतिरोध 32 ओम है। दो इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी 1.80 सेंटीमीटर तथा इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्ञात करो। वही दोनों पॉइंट, एक तो चालकता और एक तुल्यांक की चालकता बतानी है। ठीक है, बिल्कुल वैसा का वैसा क्वेश्चन है, बस अंतर इतना सा है, इसके पहले वाला क्वेश्चन के अंदर हमने आपको सेल नियतांक डायरेक्ट दे दिया था, इसमें सेल नियतांक डायरेक्ट ना देके और इसने दो इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी और इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमें बता दिया। तो सबसे पहले तो हम उसका सेल नियतांक G स्टार, और ये होता है L/A। L दो इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी वो हमको दे रखी है, दो इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी वो हमको दे रखी है 1.8, और ये दे रखा है एरिया 5.4, ये आ जाता है 1/3 सेंटीमीटर इनवर्स, ये तो 1/3 आ जाता है। ठीक है, 1/3 को बोल दिया जाता है 0.33 सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट हमसे क्या पूछ रहा है, ये कंडक्टिविटी कप्पा, तो कप्पा को हमने लिख दिया, कप्पा इक्वल टू अभी भी फॉर्मूला बताया था ना, सेल नियतांक अपॉन r, ये देखा था G इंटू G स्टार, G को लिखा मैंने 1/r। सेल नियतांक हमारे पास है 0.33, ये तो 0.33 हो गया, और r रेजिस्टेंस हमको दे रखा है 32, इसको डिवाइड करेंगे तो ये साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में, ये तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा, ये लीजिए फर्स्ट हो गया। सेकंड हमसे पूछ रहा है तुल्यांक की चालकता, तो तुल्यांक की चालकता बराबर हमने लिखा कप्पा इंटू 1000/n, ये लिख दिया जी। कप्पा की बात करें तो कप्पा ये हमारे पास आ रहा है 0.33, इसको हमने डिवाइड कर दिया है 32 से, मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये 1000 की जगह हमने 1000 रखा, अपॉन n नॉर्मल था, डेसी नॉर्मल, डेसी का मतलब 1/10 यानी 0.1 बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.1। ठीक है, इसको सोल्व करके देखते हैं, आंसर देता है हमको ये 0.33 डिवाइडेड बाय 32, आंसर देता है 103, ये हमारे को देता है आंसर 103 साइमन सेंटीमीटर टू इक्विवेलेंट इनवर्स, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसके पहले जो था उसने सेल नियतांक डायरेक्ट दे दिया, इसने सेल नियतांक ना देके हमको L और दिया, L और A दिया, तो हमने L और A की मदद से पहले सेल नियतांक का मान निकाल लिया। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट, 0.10 CaI2 विलयन की तुल्यांक की चालकता का मान 100 साइमन सेंटीमीटर टू तुल्यांक इनवर्स है। सेल नियतांक का मान 0.25 सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि दो इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी 5 वोल्ट हो तो कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी, मतलब ये धारा का मान पूछ रहा है, विभवांतर दे रखा है, इसका मतलब हमको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अरे ओम्स लॉ लगाएंगे ना, V इक्वल टू IR, तो ओम्स लॉ लगाने के लिए हमको क्या चाहिए, तो हमको इसमें जरूरत पड़ती है प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। चलो जी, प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, इसमें हमको तुल्यांक की चालकता का मान दे रखा है, तुल्यांक की चालकता का मान दिया, देखो तुल्यांक की चालकता है, तुल्यांक की चालकता का फॉर्मूला लिखा जाता है, तुल्यांक की चालकता बराबर होता है
ये लिखा ना फॉर्मूला, तुल्यांक की चालकता बराबर होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन तुल्यांक की चालकता होती है। ठीक है, कप्पा जो है, कप्पा की जगह लिख देता हूं मैं 1 अपॉन आर, सॉरी कप्पा जो है ना, कप्पा की जगह लिखूंगा मैं जी इंटू जी स्टार, कप्पा जो है उसकी जगह लिखूंगा जी इंटू जी स्टार, और जी की जगह लिखा मैंने 1 अपॉन आर और जी स्टार से लेता हूं तो ऐसे कैसे रहेगा, 1000 की जगह ये 1000 आ गया अपॉन ये नॉर्मलता आ जाएगी। पहले पुट करें, तुल्यांक की चालकता का मान इसने दे दिया 100, ये लीजिए, सेल्यता का मान इसमें 0.25 दे रखा है, ये 0.25 रखा, 1000 की जगह हम 1000 रख देते हैं अपॉन आर रेसिस्टेंस इंटू एन नॉर्मलता, और नॉर्मलता इसने 0.10 दे रखी है। यहाँ से ऐसा करके हम रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं, आर का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, आर का मान देखें, ये पॉइंट से ये पॉइंट हमने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, 10 से ये 10 चला गया और 25 से ये हमारा 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो प्रतिरोध आर का जो मान आ रहा है, आर प्रतिरोध आर बराबर रहता है 100/4, और 100/4 को बोल दिया जाता है 25 ओम। ये लीजिए 25 ओम, ये इसका प्रतिरोध आ गया, ये आ गया प्रतिरोध। ठीक है, ये तो प्रतिरोध का मान आ गया। हमसे धारा पूछा, विभवांतर 5 वोल्ट दे रखा, तो हमने ओम से लगा दिया, V इक्वल टू लिखा जाता है आई आर, तो यहाँ से I इक्वल टू की बात करें, I इक्वल टू आ जाता है V अपॉन आर, V 5 वोल्ट और R हमारे पास है 25, तो इसको सोल्व करें, ये आ जाता है 1/5 एम्पियर। ये लीजिए 1/5 एम्पियर इसका धारा आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर व्यास तथा 50 सेंटीमीटर लंबाई के एक स्तंभ कोलम जिसमें 0.05 m NH विलीन भरा है कि प्रतिरोध का मान 5.55 × 10⁻³ ओम है, ज्ञात करो। नंबर 1 प्रतिरोधकता, नंबर 2 चालकता कप्पा, और नंबर 3 मोलर चालकता है। 3 पॉइंट हमको ज्ञात करने। इसने हमसे क्या बोला, एक स्तंभ है और उस स्तंभ की लंबाई और व्यास दे रखा है, तो अपन इसको पहले ऐसे समझ लेते हैं, ये एक स्तंभ, ये इस टाइप से स्तंभ बना रखे दे दिया हमको, ये स्तंभ दे रखा है। ठीक है, इसने बोला ये स्तंभ है और लंबाई का मान, ये जो लंबाई है इसने बोला ये 50 सेंटीमीटर है, ये लीजिए ये तो 50 सेंटीमीटर लंबाई है, और इसका व्यास दर का 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हमको एक तरह से ये 1 सेंटीमीटर, ये हमको ये 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 1 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसके अंदर ये विद्युत अपघट्य का विलयन भरा हुआ है, ये विद्युत अपघट्य का विलयन, और ये भर रखा इसने 0.05, ये लीजिए ये 0.05 m NaOH का विलयन भरा हुआ है, ये लीजिए 0.05 m NaOH का विलयन भरा हुआ है। अब देखो, जैसे ये जो स्तंभ आपको नजर आ रहा है ना, आप एक काम करो ना, ये जो हमने ये जो कॉलम बना दिया, ये जो कॉलम है ना, ये कॉलम ऐसे दिख रहा है ना, आप इस कॉलम को ऐसे, ये तो अभी वर्टिकल है, इसका आपको हॉरिजॉन्टल कर लीजिए। तो जैसे आप इसको हॉरिजॉन्टल करेंगे ऐसा नहीं लग रहा, जैसे एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, और ये 2 इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी, इसका मतलब ये हुआ, ये जो एक तरह से देखा जाए 50 सेंटीमीटर 2 इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी है, और इस इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वो है 1 सेंटीमीटर, ये हमको दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या काम करें, हम सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं ना, एरिया, इसका व्यास दे रखा, तो एरिया जो है इसके लिए लिखा जाएगा, सबसे पहले मैं इसका एरिया स्मॉल निकाल लेता हूं, देखते चले। सबसे पहले मैं एरिया स्मॉल निकालता हूं, एरिया जो है वो लिखा जाएगा इसके लिए πr², पाई होता है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 r होता है, त्रिज्या हमको व्यास दर का 1 सेंटीमीटर, तो इसको हमने लिख दिया 0.5, ये लीजिए 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन एक काम करें, इसको सोल्व करके देखें, तो ये हमको दे देता है 0. सोल्व करके देख लिया, ये हमारे पास आता है 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो हमारे पास में एरिया आ जाता है। ठीक है, हमसे पहला जो पॉइंट है वो हमसे पूछा जा रहा है रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी की बात करें, फर्स्ट पॉइंट हमसे बोला गया रेसिस्टिविटी रो, तो वैसे आप जानते हैं ये लिखा जा R इक्वल टू रो L अपॉन A, ये ना आपको लाना क्या है, आपको R इक्वल टू रो L अपॉन A है। ठीक है, आपको लाना है रो, तो यहाँ से रो इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, R इंटू A अपॉन L। R इक्वल टू हमारे पास है रो L अपॉन A, और हमको रो लाना है, तो रो इक्वल टू लिखा जाएगा R इंटू A अपॉन L। R रेसिस्टेंस वो हमको दे रखा है 5.55 इंटू 10⁻³ ये तो ये दे दिया हमको, और एरिया वो हमने अभी कैलकुलेट कर लिया 0.785 एरिया आ रहा है, और L लेंथ हमको दे रखी है 50 सेंटीमीटर, ये हमने इसको
50 से डिवाइड कर दिया, और ऐसा करके हम इसका रो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो रो है इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 87.135। सोल्व कर लेना, 87.135 ये रो आ जाएगा, और इसकी यूनिट लिखी जाती है ओम सेंटीमीटर। ये लीजिए ओम सेंटीमीटर, ये हमारे पास फर्स्ट आ गया। सेकंड हमसे क्या पूछा जा रहा है? सेकंड हमसे बोला गया कंडक्टिविटी कप्पा। कप्पा आपको याद है, कप्पा इक्वल टू होता है 1 बाय रो, 1 बाय रो होता है ना, तो इसका 1 अपॉन कर देते हैं, 1 बाय 87.135। इसका 1 अपॉन करे और सोल्व करके देख लेना, 0.01148, और ये बन जाता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये लीजिए, ठीक है। इसका एक और पॉइंट इसने बोला हमसे, और वो जो पॉइंट है वो है मोलर चालकता। थर्ड पॉइंट हमारे पास है इसकी मोलर चालकता। थर्ड मोलर चालकता की बात कर रहे हैं, तो मोलर चालकता का फॉर्मूला लगा देता हूँ। मोलर चालकता बराबर होती है कप्पा इंटू 1000 अपॉन m, ये मोलर चालकता होती है, ठीक है। कप्पा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कप्पा तो अभी हमने कैलकुलेट किया, ये आ रहा था हमारे पास में 0.01148, ये तो कप्पा आ गया। 1000 की जगह हमने 1000 रखा अपॉन m, m हमारे पास है 0.05, इसकी इकाई जाती है साइमन सेंटीमीटर टू मोल इनवर्स, इसकी इकाई जाएगी। इसको सोल्व करके देखें तो ये हमको देता है 229.6 साइमन सेंटीमीटर टू मोल इनवर्स। ये लीजिए, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने क्लास में सोल्व करा दिया है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, एक विद्युत अपघटनी सेल में 0.1 m सांद्रता का विलयन भरा है, जिसके प्रतिरोध का मान 100 ओम है। विलयन की चालकता का मान 1.29 साइमन मीटर इनवर्स है। यदि इस विद्युत अपघटनी सेल में 0.02 m सांद्रता का समान विद्युत अपघट्य का विलयन भर दिया जाए तो प्रतिरोध का मान 520 ओम प्राप्त होता है। 0.02 m विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता का मान ज्ञात करना है। सवाल क्या कह रहा है कि आपने एक विद्युत अपघटनी सेल बना लिया। वो जो विद्युत अपघटनी सेल है, उस विद्युत अपघटनी सेल के अंदर पहले तो आपने उसके अंदर 0.1 m सांद्रता का विलयन भरा। जब उसके अंदर 0.1 m सांद्रता का विलयन भरा तो उसका प्रतिरोध 100 ओम प्राप्त हुआ, और उसका जो चालकता है उसका मान दे दिया 1.29 साइमन मीटर इनवर्स। फिर हमसे क्या बोल रहा है, इसको ऐसे समझते चलते हैं। आपको बोला गया पहले तो कि आपने एक 0.1 m विद्युत अपघट्य का विलयन भरा, ये 0.1 m विद्युत अपघट्य का विलयन भर दिया। जब आप 0.1 m विद्युत अपघट्य का विलयन भर रहे हैं तो उसका जो प्रतिरोध है, उसका मान आ रहा है 100 ओम। ये लीजिए, इसका जो प्रतिरोध है ये आया 100 ओम, ये 100 ओम प्रतिरोध आया। और इसकी जो कप्पा है, इसका मान है 1.29 साइमन मीटर इनवर्स, ये हमसे बोला इसने। फिर हमसे क्या बोल रहा है कि वो जो विद्युत अपघटनी सेल है ना, उस विद्युत अपघटनी सेल में आप 0.1 विद्युत अपघट्य का विलयन उसमें से निकाल दो, और उस 0.1 की जगह आप उसके अंदर 0.02 m सांद्रता का विलयन भर दो। वो का वही विद्युत अपघटनी सेल है और विद्युत अपघट्य भी वो वही है, बस सांद्रता बदल दी। अब हमने 0.1 m सांद्रता की जगह 0.02 m सांद्रता का विलयन भर दिया। तो हमसे क्या बोल रहा है, उसका जो प्रतिरोध है उसका मान 520 ओम प्राप्त हुआ। ये लीजिए, प्रतिरोध का मान 520 ओम प्राप्त हुआ, ये लीजिए। और हमसे बोल रहा है कि इसकी मोलर चालकता का मान ज्ञात करना है, 0.02 की मोलर चालकता ज्ञात करनी है। अब देखो, हमने आपको समझाया था एक बार अगर हमने कंडक्टिविटी सेल बना लिया, उसका सेल नियतांक कभी नहीं बदलता है। इसका मतलब जब आप उसके अंदर 0.1 m सांद्रता का विलयन भर रहे हो तो उस समय जो सेल नियतांक होगा वही सेल नियतांक तो 0.02 m पर भी होगा ना। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ से सेल नियतांक निकाल के और वो सेल नियतांक मैं इसमें काम में लूंगा। तो सबसे पहले मैं इसका सेल नियतांक निकाल लेता हूँ। सेल नियतांक कैसे निकालूंगा, तो सेल नियतांक ऐसे निकाल सकते हैं ना, कप्पा बराबर होगा ना G इंटू जी स्टार। तो इसको लिख देता हूँ ना, G की जगह लिखा मैंने 1/r इंटू सेल नियतांक। ये लीजिए, हमको सेल नियतांक की जरूरत है, यहाँ से सेल नियतांक बराबर आता है कप्पा इंटू आर। कप्पा हमारे पास है 1.29, आर हमको दे रखा है 100। इसको सोल्व करने से ये हमारे पास आ जाता है
129 और 129 और इसकी यूनिट जो बनेगी वो क्या बनेगी भाई, क्या आ जाएगा, ये तो मीटर इनवर्स लिया ना, तो ये बन जाएगा मीटर इनवर्स सेल्यता होता है ना L/A, तो मीटर इनवर्स इसकी, क्योंकि मीटर है तो ये मीटर में हमने ले लिया। अपन एक काम करें, इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। चलो जी सेंटीमीटर बदल दिया, ये तो 129 है, अब सेंटीमीटर में बदलना है। मीटर इनवर्स का मतलब यार 1 मीटर हुआ ना, तो आप क्या बनाना चाह रहे हो, आप तो 1 सेंटीमीटर बनाना चाह रहे हो, तो 1 मीटर, मीटर इनवर्स का 1 मीटर, 1 मीटर से अगर 1 सेंटीमीटर बनाना चाहे तो मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻² बनेगा ना, तो उसको बने से लिख देना, ये आ जाएगा 10⁻², और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमने इसको सेंटीमीटर में बदल दिया है, समझ पा रहे हैं, ये हमने क्या किया, इसको सेंटीमीटर में बदल दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सेल्यतांक है उसका मान आ गया, और सेल्यतांक का मान यहाँ पर भी वही काम में ले लेंगे, और सेल्यतांक का मान हमारे पास आ गया 129 इंटू 10⁻², 10⁻² सेंटीमीटर इनवर्स, ये लीजिए यहाँ तक पहुंच गया, ये सेल्यतांक आ गया। अब सेल्यतांक के आर है तो मैं इसका कप्पा निकाल लेता हूं। अब कप्पा अगर बात करें तो कप्पा इक्वल टू लिखा जाता है, कप्पा इक्वल टू होगा ना G इंटू G स्टार, यानी इसको लिखा जाएगा 1/r इंटू ये सेल कांस्टेंट आ जाएगा। सेल कांस्टेंट की जगह लिखा हमने 129 इंटू 10⁻², ये तो सेल कांस्टेंट हो गया, अपॉन r, ये हमारे पास आ गया 520, और इसकी जो इकाई है 1/r, तो ये बन जाता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये लीजिए हम यहाँ तक पहुंच गए। सवाल में हमसे पूछ रहा है मोलर चालकता, हमने मोलर चालकता का फॉर्मूला लगा दिया। मोलर चालकता बराबर होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन m, ये तो मोलर चालकता होती है। कप्पा की जगह रख देता हूं मैं 129 इंटू 10⁻² अपॉन 520, ये तो ये आ जाएगा कप्पा। 1000 की जगह हमने रखा 1000 अपॉन m, और ये रखा हमको 0.02। ऐसा अगर हम ये इकाई रखते हैं ना, तो हमारा जो आंसर है ये आ जाता है साइमन सेंटीमीटर टू और मोल इनवर्स में, ये तो आएगा ना साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स आ गया। ठीक है, अब देखो यहां तक हम पहुंच गए। अब देखो क्वेश्चन को अगर देखें ना, तो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं ना, तो ऑप्शन के अंदर समय आंसर जो दे रखा है वो हमको दे रखा मीटर स्क्वायर के अंदर। इसका मतलब अब क्या करना पड़ेगा, ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो मैंने क्या काम किया, मैंने इसको ऐसे लिख देता हूं मैं 129 इंटू 10⁻² इंटू 1000 अपॉन 520 इंटू 0.02। मैंने इसको 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैं 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साइमन मीटर टू मोल इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लीजिए, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करके देख लेते हैं। आप इसको सोल्व करके देखेंगे तो ये हमको आंसर दे देता है, मोलर चालकता बराबर 124 इंटू 10⁻⁴ साइमन मीटर टू मोल इनवर्स। ये लीजिए, इस क्वेश्चन के अंदर पूरा यूनिट का ही गेम है। ये लीजिए, ठीक है। तो हम अगर देखें तो इसका जो आंसर है ये हमारे पास आता है 124 इंटू 10⁻⁴। ये लीजिए, ये फर्स्ट आंसर आ जाता है, ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन। ठीक है, (124 इंटू 10⁻⁴). ठीक है, हम चालकता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बात कर रहे थे। कारक हमने सारे डिस्कस कर लिए, उसके कुछ क्वेश्चन भी हमने बनाए। एक दो क्वेश्चन और है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिया मैंने, निम्न में से कौन से जलीय विलयन की विशिष्ट चालकता न्यूनतम है। सवाल है, निम्न में से कौन से जलीय विलयन की विशिष्ट चालकता न्यूनतम है। विशिष्ट चालकता मिनिमम किसकी, ये हमको बताना है। ऑप्शन हमको दे रखा है, पहला है 0.1 m KCl, दूसरा है 0.01 m KCl, थर्ड है 1.0 m KCl और फोर्थ दे रखा है 0.2 m KCl। देखो
इस सवाल को समझे कि चारों ऑप्शन के अंदर केसीएल दे रखा है, इसका विद्युत गट्टे चारों में एक जैसा दे रखा है। हाँ, बस इनकी सांद्रता अलग अलग है, एक की सांद्रता 0.1 है, एक की सांद्रता 0.01 है, एक की सांद्रता 1 है और एक की 0.2 है। इसका ये सवाल एक तरह से लग रहा है कि विद्युत अपघट्य तो केसीएल है पर सांद्रता अलग अलग है। और सांद्रता अलग अलग क्यों है? क्योंकि आप जैसे किसी विद्युत अपघट्य के विलयन को तनु करोगे तो उसकी सांद्रता बदल जाएगी ना। तो साफ साफ नजर आ रहा है ये जो सवाल है ये तनुता पर आधारित है। और आपको मैंने बताया था कि तनुता बढ़ाने पर जो विशिष्ट चालकता है जिसको हमने बोला था कप्पा, याद करिए, तनुता बढ़ाने पर जो विशिष्ट चालकता कप्पा है उसका मान कम होता है। तो ये तो आपको बता चुका हूं मैं। देखिए तनुता आपने बढ़ाए, ये तनुता अगर हम बढ़ाते हैं तो तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता कप्पा का मान कम होता है। इसका कारण बताया था कि तनु करने पर एकांक आयतन में आयनों की संख्या में कमी होने के कारण कप्पा का मान कम होता है। तो तनुता बढ़ाओगे तो कप्पा कम होगा। और आप ये भी समझते हैं तनुता और सांद्रता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, मतलब तनुता बढ़ाने पर सांद्रता का मान कम होता है। ये भी समझते हैं तनुता अगर हम बढ़ाते हैं तो सांद्रता बढ़ाने पर सांद्रता का मान कम होगा। तो अगर इनको कनेक्ट करें तो अपन ऐसे बोल सकते हैं ना, हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो कप्पा जो है वो तनुता के तो व्युत्क्रमानुपाती है पर सांद्रता के तो समानुपाती हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है विशिष्ट चालकता न्यूनतम किसकी होगी? तो न्यूनतम विशिष्ट चालकता किसकी होगी? तो कप्पा न्यूनतम किसका होगा? जिसका सी यानी सांद्रता भी न्यूनतम होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमको देना है सेकंड आंसर दिया जाएगा 0.01 m KCl। ये इस क्वेश्चन का आंसर देना होता है। समझ में आ गई बात? इसी टाइप का अब एक सवाल और लेते हैं। निम्न में से कौन से जलीय विलयन की तुल्यांकी चालकता न्यूनतम है? अब इसने बोला तुल्यांकी चालकता आपको याद है। अच्छा इसमें भी देख लो, ऑप्शन वही दे रखे हैं, चारों में केसीएल दे रखा है, सांद्रता अलग अलग है। इसका मतलब ये भी तनुता का सवाल है। और आपको याद होगा तनुता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता का मान तो बढ़ता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करें। ये लीजिए तनुता अगर हम बढ़ाते हैं, ये तनुता बढ़ा रहे हैं, तनुता बढ़ाने पर ये जो तुल्यांकी चालकता है, तुल्यांकी चालकता का मान बढ़ता है। ठीक है। और तनुता बढ़ाने पर सांद्रता का मान कम होता है। या हम ऐसे बोल सकते हैं एक तरह से देखा जाए कि जो तुल्यांकी चालकता है और जो सांद्रता है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है। आपसे बोला तुल्यांकी चालकता न्यूनतम किसकी होगी? तो तुल्यांकी चालकता न्यूनतम किसकी होगी? जिसकी सांद्रता अधिकतम होगी। तो सांद्रता अधिकतम की बात करें तो आंसर देंगे 1.0 MKCl। ये लीजिए इसकी सांद्रता अधिकतम दे रखी है। ठीक है जी। इस टाइप से इन क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। ठीक, अगला लेते हैं। नेक्स्ट, विलयन ए बी तथा सी को तुल्यांकी तथा मोलर चालकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दिए। हमको 3 विलयन दे रखे हैं, एक विलयन ए है, एक विलयन बी है, एक विलयन सी है। इनको एक तो हमको तुल्यांकी चालकता के बढ़ते क्रम में जमाना है, एक मोलर चालकता के बढ़ते क्रम में जमाना है। विलयन ए दे रखा है 0.01 m KCl, विलयन बी दे रखा है 0.01 m H2SO4 और विलयन सी हमको दे रखा है 0.01 m H3PO4। हाँ, इसने ये बात बोल दी है, माना सभी का आयनन तथा विशिष्ट चालकता समान है। इसने बोला इन सबका आयनन यानी वियोजन की मात्रा और उनका जो कप्पा है वो एक जैसा है, इसने बोल दिया। ठीक है, चले जी। अब तुल्यांकी और मोलर चालकता का बढ़ता क्रम में जमाना है। ठीक है, विलयन ए जो दे रखा है तो इसको विलयन ए को समझते हैं। ए हमको जो दे रखा है ये हमारे पास है 0.01 m HCl दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, HCl का वैलेंस फैक्टर 1 होता है तो HCl की नॉर्मलता मोलरता बराबर होगी, नॉर्मलता में बदल दो तो ये बन जाता है 0.01 NaCl। ये लीजिए ये तो आ जाएगा। विलयन बी पे चले तो बी हमको दे रखा है 0.01 m H2SO4 दे रखा है, 0.01 m H2SO4 दे रखा है। हमको नॉर्मलता लानी है, नॉर्मलता बराबर होती है मोलरता इनटू वैलेंस फैक्टर। H2SO4 का वैलेंस फैक्टर 2 होता है तो इसकी नॉर्मलता हो जाती है 0.02 n H2SO4। ये लीजिए हमने इसको नॉर्मलता में बदल दिया है। सी की बात करें, सी हमको दे रखा है 0.01 m H3PO4 दे रखा है। H3PO4 का वैलेंस फैक्टर 3 है तो नॉर्मलता में बदले तो इसकी नॉर्मलता आ जाती है 0.03 n H3PO4। ये लीजिए ये जाएगा, हमने नॉर्मलता में बदल दिया। ठीक है, हमसे सवाल में बोल रहा है सबका वियोजन भी एक जैसा है और कप्पा भी सबका एक जैसा है। वैसे तुल्यांकी जो चालकता है
अगर हम तुल्यांक की चालकता की बात करें तो जो तुल्यांक की चालकता है इसके लिए फॉर्मूला लिखा जाता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन n। ठीक है, इसने बोला सवाल में कप्पा सबका सेम है। अगर कप्पा सबका सेम है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो तुल्यांक की चालकता होती है, तुल्यांक की चालकता नॉर्मलता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो इसने पहले तो क्या बोला, तुल्यांक की चालकता का क्रम। तो पहला तो हम बना देते हैं तुल्यांक की चालकता का क्रम। देख लीजिए तुल्यांक की चालकता का क्रम क्या होगा। ठीक है, देखो जिसकी नॉर्मलता सबसे कम होगी, जिसकी नॉर्मलता सबसे कम होगी उसकी तुल्यांक की चालकता सबसे ज्यादा होगी, और जिसकी नॉर्मलता सबसे ज्यादा होगी उसकी तुल्यांक की चालकता सबसे कम होगी। इनमें देखा जाए तो नॉर्मलता एक की 0.01 है, एक की 0.02 है, एक की 0.03। 0.03 सबसे ज्यादा, तो इसकी जो तुल्यांक की चालकता वो सबसे कम होगी। इसका मतलब सी जो है, सी की तुल्यांक की चालकता सबसे कम होगी, उससे ज्यादा होगी बी की, और फिर उससे ज्यादा होगी ए के लिए। ये लीजिए, ये पहला आ गया। दूसरा लेते हैं मोलर चालकता का क्रम। ये लीजिए मोलर चालकता का क्रम, देख लीजिए। मोलर चालकता की फॉर्मूले की बात करें तो जो मोलर चालकता है इसका फॉर्मूला लिखवाया था मैंने कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलर था, ये लिखवाया था फॉर्मूला। सवाल में दे रखा है सबका कप्पा सेम है, तो कप्पा सबका सेम है। अब इसको देख के पता लग रहा है कि जो मोलर चालकता है वो मोलरता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और मोलरता देखा जाए तो सबकी 0.01 है। इसका मतलब सबकी मोलरता बराबर, तो हम बोलेंगे इन सबकी मोलर चालकता भी बराबर होगी। तो आंसर क्या देंगे, ए विलेन की मोलर चालकता, बी विलेन की मोलर चालकता और सी विलेन की मोलर चालकता, तीनों विलेन की मोलर चालकता का मान समान होगा। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो ये तो हमने आपको समझा दिया तनुता को चालकता पर चालकता को प्रभावित करने वाले जो कारक थे उनके बारे में बात करी, और तनुता वाला जो कारक है वो सबसे इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हमने एक आपको डिबाई-हक्केल-ओहन-सागर भी बताया था। डिबाई-हक्केल-ओहन-सागर के नियम से हमने देखा था कि जो डिबाई-हक्केल-ओहन-सागर का नियम है उसकी मदद से हम केवल और केवल जो प्रबल विद्युत अपघट्य है उनकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं, पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता डिबाई-हक्केल-ओहन-सागर की मदद से ज्ञात करना असंभव था। पर हमको तो उस दुर्बल विद्युत अपघट्य की भी अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए फिर हमारे पास नया नियम आता है जिसको बोला जाता है कोलराउस का नियम। नेक्स्ट लिखा हमने कोलराउस का नियम, KOHLRAUSCH, कोलराउस लो, कोलराउस का नियम। कोलराउस क्या कहता है इसको समझा देता हूं। पहली बात तो कोलराउस का नियम अनंत अनुता पे लागू होता है। अब अनंत अनुता का मतलब समझ में आ जाना चाहिए। अनंत अनुता का मतलब आपने वो जो विद्युत अपघट्य लिया उसको अनंत तनु कर दिया। अनंत तनु करने का मतलब एक तो उसका अल्फा हो गया 100%, उसके साथ साथ आयनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल हो जाएगा 0। तो हमें समझ सकते हैं कि अनंत अनुता पर आयन एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं। एक आयन का दूसरे आयन से कोई लेना देना नहीं होता है, उनके बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता है। कब नहीं होता है, जब तनुता अनंत होती है। तो अनंत अनुता का सीधा सीधा कंसेप्ट समझिए। अनंत अनुता पर वो जो विद्युत अपघट्य है उसका पूर्ण वियोजन होगा, उसके साथ साथ आयनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल शून्य हो जाएगा। एक आयन का दूसरे आयन से कोई कनेक्शन नहीं होगा। ऐसे बोल सकते हैं उन दोनों के मध्य जो आकर्षण बल है वो शून्य हो जाएगा। ऐसे बोल सकते हैं आयन एक दूसरे के साथ में स्वतंत्र हो गए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए जी, तो कोलराउस क्या बोलता है, कोलराउस बोलता है कि अनंत अनुता पर जब उसका वियोजन पूर्ण हो जाता है, मैं देखो कोई भी विद्युत अपघट्य की जो चालकता है वो उसके आयनों की वजह से होती है। कोई भी विद्युत अपघट्य है, जैसे NaCl विद्युत अपघट्य है, तो NaCl की जो चालकता है वो होगी तो उसके आयन की वजह से ना, आयन कौन सा होगा, Na प्लस आयन होगा, Cl माइनस आयन होगा। तो कोलराउस क्या बोलता है, कोलराउस बोलता है कि अनंत अनुता पर जब उसका वियोजन पूर्ण हो जाता है तो वो जो विद्युत अपघट्य है उस विद्युत अपघट्य की चालकता के अंदर उसके धनायन का भी एक निश्चित सहभाजन होगा और ऋणायन का भी एक निश्चित सहभाजन होगा, और उनका जो सहभाजन है वो एक दूसरे की आयन की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता। उसका कारण क्योंकि आयनों के मध्य आकर्षण बल शून्य होता है। ठीक है, स्टेटमेंट भी लिखा मैंने। अनंत अनुता पर जब वियोजन पूर्ण हो जाता है, अनंत अनुता पर जब वियोजन पूर्ण हो जाता है तो विद्युत अपघट्य का प्रत्येक आयन विद्युत अपघट्य की तुल्यांक की चालकता में अपना निश्चित सहभाजन देता है, और उसका यह सहभाजन अन्य आयन की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। मैंने आपको ये तो समझा ना कि जब तनुता अनंत अनुता होगी तो उसका वियोजन पूर्ण हो जाएगा, आयन एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाएंगे। तो जो विद्युत अपघट्य की चालकता होगी उसके अंदर धनायन का भी एक निश्चित सहभाजन होगा, ऋणायन का भी एक निश्चित सहभाजन होगा, और जो सहभाजन है वो एक दूसरे के आयन की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। चलिए, एक स्टेटमेंट तो ये है, एक और बताता हूं। कोलराउस नियम का एक और स्टेटमेंट ये है, ये बोलता है कि अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की जो तुल्यांक की चालकता होती है
अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की जो तुल्यांकी चालकता है वो उसके धनायन की तुल्यांकी चालकता और उसकी जो ऋणायन की तुल्यांकी चालकता है उसके योग के बराबर होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट में लिखा अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता उसके धनायन तथा ऋणायन की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होती है। अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की जो तुल्यांकी चालकता होगी उसके धनायन की तुल्यांकी चालकता उसकी ऋणायन की तुल्यांकी चालकता है उनकी योग के बराबर होती है। ठीक है, इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं। देखो ये लिखा मैंने, अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता, ये लिखा ना अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता, ये किसके बराबर है? ये लिखा लेमड़ा सी। लेमड़ा जो सी है ना ये भी चालकता को बताता है, पर जो लेमड़ा लिखा ना, ये जो लेमड़ा लिखा ये बेसिकली आयन की चालकता को बताता है। तो जो लेमड़ा है इसका मतलब आयन की चालकता है, सी का मतलब धनायन हो गया, और यहाँ लिखा EQ इसका मतलब तुल्यांकी हुआ, ऊपर लिखा अनंत। इन सबको मिला के ऐसे बोल सकते हैं ये जो सिंबल है ये हमको बता रहा है अनंत तनुता पर धनायन की तुल्यांकी चालकता। इसी प्रकार से यहाँ लिखा मैंने ए का मतलब अनायन, अनायन का मतलब ऋणायन होता है। ये जो पूरा लिखा गया है इसको बोला जाता है अनंत अनुता पर ऋणायन की तुल्यांकी चालकता। तो ये क्या लिखा, ये अनंत अनुता पर धनायन की तुल्यांकी चालकता है, ये अनंत अनुता पर ऋणायन की तुल्यांकी चालकता। ये तो बोला ना कि अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की जो तुल्यांकी चालकता है वो उसके धनायन की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता उसकी ऋणायन की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होगी। तो आप देख सकते हैं ये है धनायन की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता, ये ऋणायन की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता, दोनों को योग किया तुम्हारे पास आ जाएगा उस विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता। ये फॉर्मूला बना दिया है। ठीक है, ये मैंने लिख भी दिया। ये लिखा गया अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता। ये जो सिंबल है ये बता रहा है हमको अनंत अनुता पर धनायन की तुल्यांकी चालकता, और ये बता रहा है अनंत अनुता पर ऋणायन की तुल्यांकी चालकता। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम आपसे कोलराउस का नियम ही डिस्कस कर रहे हैं। ये मैंने जो कोलराउस का नियम लिखा ना, ये मैंने जो कोलराउस का नियम लिखा, इस कोलराउस के नियम के अंदर मैंने धनायन और ऋणायन की तुल्यांकी चालकता ली है। धनायन की भी तुल्यांकी चालकता दे रखी है और मेरे को ऋणायन की भी तुल्यांकी चालकता दे रखी है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब सवाल वगैरह आता है उसके अंदर वो धनायन ऋणायन की तुल्यांकी चालकता ना देके हमको धनायन और ऋणायन की मोलर चालकता दे देता है। उस केस में हमको क्या करना है वो समझाता हूं। नेक्स्ट डिस्कस कराओ धनायन तथा ऋणायन की मोलर चालकता के पदों में कोलराउस का नियम। मतलब मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं, अगर हमको धनायन की और ऋणायन की मोलर चालकता दे रखी है, मोलर चालकता अभी मैंने तुल्यांकी चालकता बोली थी, मैं बोला अगर मेरे को धनायन की भी अनंत अनुता पर मोलर चालकता दे रखी है, ऋणायन की भी अनंत अनुता पर मोलर चालकता दे रखी है, कोलराउस का नियम कैसे लगाएंगे वो समझाना चाह रहा हूं। आपने एक विद्युत अपघट्य ले लिया, विद्युत अपघट्य को लिया और उसको जल में डाला, तो जल में डालने पर वो अपने आयनों में विभक्त हो गया। ठीक है, पता लगा धनायन भी मिलेंगे ऋणायन भी मिलेंगे। अब धनायन की संख्या 1 से ज्यादा है, ऋणायन की संख्या 1 से ज्यादा है, तो क्या करना है आपको? ये जो लिखा है ना इसको समझना। ये लिखा है अनंत अनुता पर धनायन की मोलर चालकता, अनंत अनुता पर धनायन की मोलर चालकता, इसको मैंने m से गुणा कर दिया। m क्या है? यहाँ धनायन के मोल है। आपने जैसे विद्युत अपघट्य को डाला ना धनायन के मोल पता लग जाएंगे, तो क्या करें, धनायन की जो मोलर चालकता है उसको धनायन के मोलों से गुणा कर दो, तो ये आ जाएगी धनायन की कुल मोलर चालकता। इसी प्रकार से ये लिखा हुआ है ऋणायन की मोलर चालकता, इसको ऋणायन के नंबर से गुणा कर दो, तो यहाँ पर n से गुणा कर दिया। n क्या है? n ऋणायन के मोलों की संख्या। तो क्या करो, धनायन की जो मोलर चालकता है उसके धनायन के मोलों से गुणा कर दो, ऋणायन की जो मोलर चालकता है उसके ऋणायन के मोलों से गुणा कर दो, फिर दोनों को जोड़ दो। ऐसा करने से हमारे पास आ जाएगा उस विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता। तो देखो सीधा सीधा हिसाब है, अगर आपको धनायन की और ऋणायन की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता दे रखी है तो दोनों को सीधा सीधा जोड़ दो, जैसे मैंने अभी भी किया। दोनों को सीधा सीधा जोड़ दिया, किसी से गुणा नहीं करना है, तो सीधा सीधा जोड़ देंगे तो विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता आ जाएगी। हाँ, अगर आपको विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता चाहिए तो फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता क्या होगी? अनंत अनुता पर उसकी तुल्यांकी चालकता इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये लीजिए, इसे निकाल लेंगे। समझ ना? मतलब जो सवाल आते हैं ना, तो सवाल में क्या करता है वो, तो या तो वो आयनों की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता देगा या आयनों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता देगा। सबसे पहले हमने समझा उसने आयनों की हमको तुल्यांकी चालकता दे दी, तो क्या करें, अगर आयनों की चालकता को सीधे सीधे जोड़ देंगे
तो विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता आ जाएगी। विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता से विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता भी लाई जा सकती है। ये तो क्या हो गया, जब हमको धनायन ऋणायन की तुल्यांकी चालकता दे रखी हो। अब हम क्या कैसे ले रहे हैं, हमको धनायन ऋणायन की मोलर चालकता दे रखी है। तो अगर धनायन ऋणायन की मोलर चालकता दे रखी है तो क्या काम करो, धनायन की मोलर चालकता को उसके मोलों की संख्या से गुणा कर दो, ऋणायन की मोलर चालकता को उसके मोलों की संख्या से गुणा करके दोनों को जोड़ दो, तो विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता आ जाएगी। यहाँ पर m क्या, धनायन के मोलों की संख्या, n ऋणायन के मोलों की संख्या, और ये लिखा है अनंत अनुता पर धनायन के मोलर चालकता, और इसको लिखा अनंत अनुता पर ऋणायन की मोलर चालकता। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमको धनायन ऋणायन की मोलर चालकता दे रखी है, हमको धनायन की भी मोलर चालकता दे रखी है, धनायन की भी मोलर चालकता दे रखी है, और हमको ऋणायन की भी मोलर चालकता दे रखी है। तो एक तो तरीका क्या हुआ, दोनों को आयनों की संख्या से गुणा करके जोड़ दो तो विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता आ जाएगी। ठीक है, विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता से विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता लानी हो तो ये तो मोलर चालकता आ जाएगी, और इस मोलर चालकता से तुल्यांकी चालकता लाने का तरीका क्या हो गया, ये रहा तरीका, अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता बराबर अनंत अनुता की मोलर चालकता में वैलेंस वेक्टर का ये भाग लगा देते हैं। ये लीजिए, इससे ये काम हो जाएगा आपका। ठीक है, अब समझना, मैं चाह रहा हूं कि मेरे को धनायन ऋणायन की मोलर चालकता दे रखी है, धनायन ऋणायन की मोलर चालकता दे रखी है, और मेरे को उस विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता लानी है, तुल्यांकी चालकता लानी है विद्युत अपघट्य की। तो तरीका क्या है, एक तो तरीका है आयनों की संख्या से गुणा करके जोड़ दो तो विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता आएगी, और फिर विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता आएगी उससे विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता बना देंगे, तो ये कन्वर्जन हो जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका और है, आपको ये दे रखा है अनंत अनुता पर धनायन की मोलर चालकता, अनंत अनुता पर धनायन की मोलर चालकता दे रखी है। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूं अनंत अनुता पर धनायन की मोलर चालकता दे रखी है ना, और आपको यह भी पता है कि जो तुल्यांकी चालकता होती है, तुल्यांकी चालकता बराबर होती है मोलर चालकता अपॉन वैलेंस वेक्टर। ये लीजिए, समझना, ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में धनायन की अनंत अनुता पर धनायन की मोलर चालकता है, धनायन की मोलर चालकता है। मैंने इसको क्या किया, धनायन के वैलेंस वेक्टर का भाग लगा दिया। देखो अनंत अनुता की मोलर चालकता में उसका वैलेंस वेक्टर भाग लगाएंगे। अब मोलर चालकता किसकी है, धनायन की, तो वैलेंस वेक्टर भी धनायन का लेंगे। धनायन का वैलेंस वेक्टर मतलब धनायन का आवेश होता है, उसको लिया मैं जेड प्लस, जेड प्लस का भाग लगा दिया। तो जैसे हम धनायन की अनंत अनुता की मोलर चालकता में उसके आवेश का भाग लगाएंगे, ये बन जाएगा हमारे पास में अनंत अनुता की तुल्यांकी चालकता। तो ये आ जाएगा अनंत अनुता की तुल्यांकी चालकता। उसी प्रकार से इधर देखो, ये हमको दे रखा है अनंत अनुता पर ऋणायन की मोलर चालकता, उसमें मैंने जेड माइनस का भाग लगा दिया। जेड माइनस का मतलब क्या है, ऋणायन पर आवेश है, तो ऋणायन का आवेश का भाग लगाएंगे तो ये बन जाएगा ऋणायन की तुल्यांकी चालकता। इसका मतलब ये पूरा हो गया धनायन की, ये हो गया पूरा धनायन की तुल्यांकी चालकता, और ऋणायन की तुल्यांकी चालकता, और धनायन की तुल्यांकी चालकता और ऋणायन की तुल्यांकी चालकता को सीधे सीधे जैसे जोड़ते हमें मिलेगी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता। तो ये मेरे पास है, ये आ गया विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता। ठीक है, इसको ठीक कर देता हूं मैं। ये हमारे पास है विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता। ये लीजिए, इसको सिंबल बना देते हैं तुल्यांकी चालकता। ठीक, ये आ जाएगा विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता। ठीक है, तो आपको बात समझ में आएगी। तुल्यांकी चालकता लाने के दो रास्ते हैं, आपको दे क्या रखा, आपको धनायन ऋणायन की मोलर चालकता दे रखी है। तो तुल्यांकी चालकता लाने के दो रास्ते हैं। नंबर एक, तो पहले मोलर चालकता निकालो, मोलर चालकता से तुल्यांकी चालकता निकाल लो। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको धनायन की जो मोलर चालकता है उसमें धनायन के आवेश का भाग लगा दो, ऋणायन की जो मोलर चालकता है उसमें ऋणायन के आवेश का भाग लगा दो, दोनों को जोड़ दो तो विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता जाती है। यहाँ पर जेड प्लस है धनायन पर आवेश, जेड माइनस ऋणायन पर आवेश। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया मैंने एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का अल्ट्राइज। देखो अगर एल्यूमिनियम सल्फेट को ब्रेक करें तो ये ब्रेक करके हमको देता है 2 एल्यूमिनियम प्लस 3SO4 माइनस 2। इसको देखा जाए तो धनायन के नंबर कितने हैं, 2 है, ऋणायन के नंबर कितने हैं, 3। तो धनायन के नंबर 2, तो m का मान तो 2 हो गया, n का मान हो गया 3। धनायन पर आवेश कितना है, तो +3, तो z प्लस का मान हो गया 3। ऋणायन पर आवेश कितना, 2, तो z माइनस का मान हो गया 2। हाँ, अगर आपसे बोला जाए इस विद्युत अपघट्य का वैलेंस वेक्टर क्या हुआ, देखो वैलेंस वेक्टर भी क्या हुआ, जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट है ना, तो एक तो आपसे पूछा जाएगा धनायन का वैलेंस वेक्टर, एक आपसे पूछा जाएगा ऋणायन का वैलेंस वेक्टर, एक आपसे पूछा जाएगा विद्युत अपघट्य का वैलेंस वेक्टर। समझना, अगर आपसे धनायन का वैलेंस वेक्टर पूछा जा रहा है,
अगर आपसे धनायन का वैलेंस स्पेक्ट्रम पूछा जा रहा है तो आपको केवल और केवल धनायन पर आवेश देखना है, ऋणायन का वैलेंस स्पेक्ट्रम देखना है तो आपको केवल और केवल ऋणायन का आवेश देखना है। धनायन पर आवेश तो 3 है तो इसका धनायन का वैलेंस स्पेक्ट्रम 3 हुआ, ऋणायन पर आवेश 2 तो ऋणायन का वैलेंस स्पेक्ट्रम 2 हुआ। हाँ, आपसे पूछा जाए विद्युत अपघट्य का वैलेंस स्पेक्ट्रम क्या होगा, तो एल्यूमिनियम सल्फेट एक विद्युत अपघट्य है। जब विद्युत अपघट्य का वैलेंस स्पेक्ट्रम निकालना हो तो देखा जाता है कुल धनावेश या कुल ऋणावेश। तो कुल धनावेश कितना है +6, कुल ऋणावेश कितना है -6, तो विद्युत अपघट्य का वैलेंस स्पेक्ट्रम रहेगा 6। समझ लेना, विद्युत अपघट्य का वैलेंस स्पेक्ट्रम रहेगा 6, धनायन का वैलेंस स्पेक्ट्रम है 3, ऋणायन का वैलेंस स्पेक्ट्रम है 2। ठीक है जी, चलिए जी। तो इसमें लिखना था मेरे को, फॉर्मूला बना दिया। तो अब हमको एल्यूमिनियम +3 की अनंत अनुता की मोलर चालकता दे रखी है, हमको सल्फेट आयन की अनंत अनुता की मोलर चालकता दे रखी है। तो देखो एल्यूमिनियम सल्फेट में धनायन के नंबर कितने 2 से गुणा कर दिया, ऋणायन के नंबर 3 से गुणा करके दोनों को जोड़ दिया, तो ये मेरे पास आ गया एल्यूमिनियम सल्फेट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता। दूसरा, अनंत अनुता पर एल्यूमिनियम +3 की मोलर चालकता दे रखी है, इसमें धनायन का आवेश का भाग लगा दिया, धनायन का आवेश कितना 3 का भाग लगा दिया। ये अनंत अनुता पर ऋणायन की मोलर चालकता है, इस पर आवेश कितना 2 का भाग लगा दिया, दोनों को जोड़ दिया तो विद्युत अपघट्य की तुल्यांक की चालकता आ जाती है। हाँ, हम चाहे तुल्यांक की चालकता ऐसे ना लाके इससे डायरेक्ट ला सकते हैं, तो इससे विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता आएगी, तुल्यांक की चालकता लाना है तो मोलर चालकता बराबर होता है ना तुल्यांक की चालकता इनटू वैलेंस स्पेक्ट्रम, और एल्यूमिनियम सल्फेट का वैलेंस स्पेक्ट्रम होगा 6। ये लीजिए, तो 6 से जैसे गुणा करेंगे ऐसे बोल सकते हैं, मोलर चालकता के अंदर 6 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इस विद्युत अपघट्य की तुल्यांक की चालकता। ठीक है जी, चलिए अब इसमें सवाल लिखा मैंने, अनंत अनुता पर H+ तथा SO4 - 2 की आयनिक चालकता का मान क्रमशः 350 तथा 80 साइमन सेंटीमीटर/2 तुल्यांक इनवर्स है। H2SO4 की अनंत अनुता पर तुल्यांक तथा मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। देखो अब जब सवाल आएंगे ना तो ये जिस तरह से बोला H+ आयन और सल्फेट आयन, तो ये जो सवाल आते हैं उसमें ये नहीं बोलेगा ये आयन की तुल्यांक की चालकता है या आयन की मोलर चालकता है। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी जो इकाई दे रखी है उस इकाई को देख के पहचानना पड़ेगा कि आयन की तुल्यांक की चालकता दी, आयन की मोलर चालकता दी, इकाई देखना पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर जो इकाई है वो दे रखी है साइमन सेंटीमीटर/2 तुल्यांक इनवर्स। इससे मेरे को पता लग गया कि इसने आयन की तुल्यांक की चालकता दे रखी है। आयन की कौन सी चालकता दी, तुल्यांक की चालकता दी। अब आपको H2SO4 की तुल्यांक की चालकता निकालनी है। ये लीजिए, अनंत अनुता पर H2SO4 की तुल्यांक की चालकता। मैंने आपसे बोला था अगर आयन की तुल्यांक की चालकता दे रखी हो, आयन की तुल्यांक की चालकता दे रखी हो तो सीधे सीधे जोड़ दो। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये 350 के अंदर हमने 80 को जोड़ दिया, तो ये हमारे को दे देता है 430 दिया जाएगा। इस H2SO4 की तुल्यांक की चालकता, इसकी इकाई जाती है साइमन सेंटीमीटर/2 तुल्यांक इनवर्स। ये लीजिए, ये तो आ जाएगी इसकी तुल्यांक की चालकता। अब हमको H2SO4 की मोलर चालकता भी लानी है। मोलर चालकता लेके आते हैं। अनंत अनुता पर मोलर चालकता ये किसके बराबर होगी, अनंत अनुता पर तुल्यांक की चालकता इनटू वैलेंस वेक्टर के बराबर हो जाएगी। तुल्यांक की चालकता हमारे पास 430 है, H2SO4 का वैलेंस वेक्टर है 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 860 और इसकी आ जाती है साइमन सेंटीमीटर/2 मोल इनवर्स, इसकी इकाई बन जाती है। ठीक है, अब सवाल में आपको ये देखना पड़ेगा कि आयन की जो चालकता दे रखी है वो तुल्यांक की है या मोलर है, उसी से सब कुछ डिसाइड होता है। चलो जी, एक सवाल और लेता हूं मैं। अनंत अनुता पर एल्यूमिनियम +3 तथा SO4 - 2 की आयनिक चालकता के मान क्रमशः 189 तथा 160 साइमन सेंटीमीटर/2 मोल इनवर्स है। अब आप देख लीजिए, इसकी इकाई के अंदर दे दिया मोल इनवर्स। इसको मेरे को पता लग गया कि इसने आयनों की हमको मोलर चालकता दे रखी है। ठीक है, मोलर चालकता दे रखी है। अनंत अनुता पर एल्यूमिनियम सल्फेट की तुल्यांक तथा मोलर चालकता ज्ञात करो। अब इस सवाल के अंदर हमको आयनों की मोलर चालकता दे रखी है। ठीक है, देखो एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करें, ये एल्यूमिनियम सल्फेट L2SO4 होता है। एल्यूमिनियम सल्फेट को अगर हम ब्रेक करें तो हमको दे देता है 2 एल्यूमिनियम +3 SO4 - 2 ये देता है हमको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एल्यूमिनियम सल्फेट की अनंत अनुता की मोलर चालकता निकाल लेते हैं। तो उसके लिए बोला था ना आयन की मोलर चालकता, तो धनायन की मोलर चालकता 189 है, इसको धनायन के नंबर 2 से गुणा कर दिया, प्लस ऋणायन का नंबर हमारे पास 3 है और ये 160। ये लीजिए, इसको जैसे सोल्व करेंगे तो ये हमको दे देता है साइमन सेंटीमीटर/2 मोल इनवर्स। ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया इस एल्यूमिनियम सल्फेट की अनंत अनुता की मोलर चालकता।
दूसरा हमको क्या करना है, ये जो एल्यूमिनियम सल्फेट है इसकी अनंत अनुता पर तुल्यांक की चालकता लानी है। एक तो तरीका क्या है कि जो मोलर चालकता आ रही है इस मोलर चालकता से तुल्यांक की चालकता ले आओ, वैलेंस स्पेक्टर का भाग लगा के वैलेंस स्पेक्टर 6 होता है। और दूसरा तरीका क्या है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये लीजिए ये 189, ये तो धनायन की मोलर चालकता है, इसमें धनायन का आवेश का भाग लगा दिया, धनायन पर आवेश कितना 3 का भाग लगा दिया, प्लस ऋणायन की तुल्यांक की चालकता वो 160 है, इसमें इसका भाग लगा दिया, ये 2 का भाग लगा दिया, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। और इसकी इकाई बन जाती है साइमन सेंटीमीटर टू तुल्यांक इनवर्स। ये लीजिए इस टाइप से इन क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये पहचानना आना चाहिए कि धनायन ऋणायन की तुल्यांक की चालकता दे रखी है या हमको धनायन ऋणायन की मोलर चालकता दे रखी है। इस क्वेश्चन से मैंने ये क्लियर कर दिया। और इसको पहचानने का तरीका है उसकी इकाई को देख के पता लगाना होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक सवाल और लिया हमने, निम्न की सहायता से SrCl2 की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है। सवाल दे रखा हमको SrCl2 एक विद्युत अपघट्य है, उसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है। और दे क्या रखा है, देखो टेबल में क्या दे रखा है, सांद्रता दर की मोल प्रति लीटर में, और यहाँ दे दी मोलर चालकता। तो इसने क्या बोला, जब सांद्रता का मान, जब SrCl2 की सांद्रता का मान 0.25 है तो उसकी मोलर चालकता का मान 260 है। और जब SrCl2 की सांद्रता का मान 1 है तो मोलर चालकता का मान 250 है। यानी इसने क्या कर रखा है, इसने हमको दो अलग अलग सांद्रताओं पे मोलर चालकता दे रखी है, दो अलग अलग सांद्रताओं पे मोलर चालकता देके हमसे अनंत अनुता की मोलर चालकता पूछ रहा है। सवाल समझना, हमको क्या किया, हमको दो अलग अलग सांद्रताओं पे मोलर चालकता का मान दे रखा है और उसकी मदद से हमसे पूछ रहा है अनंत अनुता की मोलर चालकता का मान क्या होगा। तो हमको एक ऐसे फॉर्मूले की जरूरत है जिसके अंदर अनंत अनुता की मोलर चालकता भी है, उसके साथ में सांद्रता का मोलर चालकता के साथ संबंध भी होना चाहिए। आपको याद होगा हमने आपको बताया था डिबाई-हकल-ओहन-सागर समीकरण। देखो डिबाई-हकल-ओहन-सागर समीकरण क्या था, ये था किसी सांद्रता की मोलर चालकता, ये किसके बराबर थी, अनंत अनुता की मोलर चालकता माइनस b√c, यही तो था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला है, ये जो डिबाई-हकल-ओहन-सागर समीकरण है, इसको एक बार लगाते थे जब सांद्रता का मान 0.25 है और एक बार लगाते जब सांद्रता का मान 1 है। तो सांद्रता का मान जब 0.25 है तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 260 बराबर अनंत अनुता की मोलर चालकता माइनस b और √c, ये लीजिए 0.25 का रूट ले लिया हमने। एक समीकरण तो हमारे पास ये हो गई है। दूसरा समीकरण, जब सांद्रता का मान 1 है तो देख सकते हैं ये आ जाएगा 250 बराबर आ जाता है अनंत अनुता की मोलर चालकता माइनस b और √c, ये लीजिए ये √c आ जाएगा, समीकरण नंबर 2 आ गया। ठीक है, अब हमको इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करते देखते हैं। देखो अब इसको सोल्व करके देखें तो अब देख सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 260 इक्वल टू अनंत अनुता की मोलर चालकता माइनस b और 0.25 जो है उसका रूट आ जाएगा 0.5, लीजिए ये 0.5 मैंने लिख दिया, ये 0.5 आ जाएगा। दूसरा दे रखा है 250 इक्वल टू अनंत अनुता की मोलर चालकता माइनस b। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 बोल देते हैं, इसको समीकरण नंबर हम 4 बोल देते हैं। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करें, एक में से 2 को माइनस कर देते हैं, चलो जी एक में से, इसमें 3 में से 4 को माइनस कर देते हैं। समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 4 को माइनस कर दिया तो 260 में से 250 के तो इधर 10 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा 0.25b और ये बन जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आ जाता है 0.5b। ये लीजिए यहाँ से b का मान निकालें तो b का जो मान है ये आ जाता है 10/0.5, ये लीजिए ये आ जाता है 20, तो b का मान आ गया 20। ठीक है, अब b का मान 20 आ गया ना, तो b का जो 20 मान है ये आप किसी एक समीकरण में, तो समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। देखो समीकरण नंबर 2 में रखे, समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण नंबर 2 यही तो है 250 बराबर अनंत अनुता की मोलर चालकता माइनस b और b की जगह रखा हमने 20। इसको सुन करें, अनंत अनुता की जो मोलर चालकता है इसका मान आ जाता है 270। ये लीजिए ये सवाल सोल्व हो गया, इसका आंसर है 270, 270 आंसर आ जाता है। ठीक है जी, चलिए
अब नेक्स्ट हम आपसे जो बात करने जा रहे हैं, हमने कोलराउस का नियम आपको समझा दिया, अब कोलराउस का नियम बता दिया, अब मैं आपको कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग बताने जा रहा हूं। इसके अनुप्रयोग समझते हैं। देखो, अब कोलराउस नियम के अनुप्रयोग के बारे में बात करते हैं। इसके अनुप्रयोग क्या होंगे? देखो, कोलराउस के जो नियम है, हमने आपसे बोला था कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य है उसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता, ये तो हम डिवाई हक्कल सागर की मदद से निकाल पा रहे थे, पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की हम ज्ञात नहीं कर पा रहे थे। तो पहला एप्लीकेशन तो यही है कि आपके पास में एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, उस दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता ज्ञात करना। कोलराउस नियम के अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग लिखा मैंने, दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकता ज्ञात करना। हमको एक दुर्बल विद्युत अपघट्य दे रखा है और हमको उस दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर या तो उसको तुल्यांकी चालकता ज्ञात करनी है या उसकी मोलर चालकता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल हमने क्या ले रखा है? एग्जांपल हमने ले लिया कि मेरे को एसिटिक एसिड की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसका मतलब मेरे को एसिटिक एसिड दुर्बल विद्युत अपघट्य है, मुझे इस एसिटिक एसिड की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है, ये तो मेरे को ज्ञात करनी है। अब इसको ज्ञात करने के लिए मेरे को जो दे रखा है, तो मेरे को क्या क्या दे रखा है? नंबर 1 तो सोडियम एसीटेट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता दे रखी है। नंबर 2 HCl की अनंत अनुता पर मोलर चालकता दे रखी है। और तीसरा मेरे को NaCl की अनंत अनुता पर मोलर चालकता दे रखी है। इसका मतलब मेरे को एसिटिक एसिड की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है। इसको ज्ञात करने के लिए मेरे को एक तो सोडियम एसीटेट, एक HCl और एक NaCl, इन तीनों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता दे रखी है। इनके मान ABC हमने मान लिए, डाटा ना लिखे, ऐसे लिख दिया ABC दे रखे। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। मैं कोलराउस का नियम लगाऊंगा। कोलराउस क्या कहता है? कोलराउस बोलता है कोई भी विद्युत अपघट्य हो, उस विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता उसके आयनों की चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, अब अनंत अनुता पर आप कोलराउस का नियम लगा रहे हो, तो कोलराउस का नियम तो चाहे प्रबल विद्युत अपघट्य हो या दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, तो सभी के लिए लगेगा, क्योंकि कोलराउस का नियम लगता है अनंत अनुता पर, और अनंत अनुता पर अल्फा 100% होगा। तो प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य सबका अल्फा एक जैसा होगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कोलराउस का नियम प्रबल के लिए लगता है, दुर्बल के लिए, तो बोल देना कोलराउस का नियम तो सभी प्रकार के विद्युत अपघट्य के लिए लागू होता है, चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्य हो या प्रबल विद्युत अपघट्य हो, क्योंकि ये लगता है अनंत अनुता पर है, और अनंत अनुता पर सब अल्फा एक जैसा हो जाता है, तो सारे विद्युत अपघट्य एक जैसे हो जाते हैं। अब इस सवाल को सोल्व करता हूं। मैंने सबसे पहले क्या किया, वो जो एसिटिक एसिड था, उस एसिटिक एसिड के लिए कोलराउस का नियम लगाया। अब एसिटिक एसिड के कोलराउस का नियम का मतलब क्या है? वो जो विद्युत अपघट्य है उसकी चालकता आयनों की चालकता के योग के बराबर होगी। तो एसिटिक एसिड में आयन कौन सा है? एक तो एसिटाइन है और एक H+ आयन है। तो इस एसिटिक एसिड के लिए हमने कोलराउस का नियम लगाया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एसिटाइन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता और H+ आयन की मोलर चालकता के योग के बराबर होगा। समीकरण नंबर 1 आ गया। फिर हमने सोडियम एसिटेट CH3COO के लिए कोलराउस का नियम लगाया। अब सोडियम एसिटेट के अंदर आयन कौन सा हुआ? एक तो एस्टेटाइन हुआ, एक Na+ आयन हुआ। तो इसका मतलब इसकी मोलर चालकता किसके बराबर होगी? एक तो एस्टेटाइन की मोलर चालकता के और एक सोडियम आयन की मोलर चालकता योग के बराबर होगी। इस समीकरण नंबर 2 बन गए। समीकरण नंबर 3 हमारा NaCl है। अब NaCl के लिए क्या लिखेंगे? सोडियम आयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता Cl- आयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। एक हमने लिया HCl, तो HCl के लिए क्या लिखेंगे? H+ आयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता और Cl- आयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता। ये समीकरण नंबर हमारे पास 4 हो गए। तो मेरे को क्या करना है? मेरे को समीकरण नंबर 1 लाना है। देखो, हमको समीकरण नंबर 1 लाना है, और समीकरण नंबर 1 लाने के लिए मेरे को समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 दे रखिए। अब इसको सोल्व कैसे करें? समीकरण नंबर 1 लाने का मतलब एक तो एस्टेटाइन चाहिए और एक मेरे को H+ आयन चाहिए। एस्टेटाइन मेरे को 2 नंबर देगा, H+ आयन मेरे को 4 नंबर देगा। तो मैं 2 और 4 को जोड़ दूं। 2 और 4 को जैसे जोड़ूंगा मेरे पास Na+ आयन और Cl- आयन एक्स्ट्रा जाएंगे। तो इनको हटाने के लिए मैंने समीकरण नंबर 3 को माइनस कर दिया। तो मेरे को क्या करना है? समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 4 को जोड़ना है, उसमें से समीकरण नंबर 3 को घटाना। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे को आ जाएगी समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 आ जाएगी। आप चेक करके देख लेना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, एक तरह से एसिटिक एसिड की जो मोलर चालकता है, अनंत अनुता पर एसिटिक एसिड की जो मोलर चालकता है वो किसके बराबर है? अनंत अनुता पर सोडियम एसिटेट की मोलर चालकता, अनंत अनुता पर HCl की मोलर चालकता, इन दोनों को जोड़ना है और उसमें से NaCl की मोलर चालकता को घटाना होता है।
अभी तो हमने इतना सारा काम किया, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट देखना है। तो डायरेक्ट कैसे देखोगे, आप ऐसे देखा करो कि हमको अनंत अनुता पर एसिटिक एसिड की मूल चालकता लानी है। एसिटिक एसिड का मतलब एक तो एस्टेटाइन लाना है, एक H+ आयन लाना है। एस्टेटाइन सोडियम एसिटेट देगा, H+ आयन हमको एसिल देगा, तो दोनों को जोड़ेंगे। जैसे दोनों को जोड़ेंगे Na+ और Cl- एक्स्ट्रा, इसको हटाने के लिए NaCl को माइनस कर दिया। ये आपको डायरेक्ट देखते ही पता लग जाएगा, ठीक है। ये इसकी पहली एप्लीकेशन है। दूसरे एप्लीकेशन पे चलते हैं। दूसरी एप्लीकेशन, दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा अल्फा ज्ञात करना। हमको एक दुर्बल विद्युत अपघट्य दे रखा है और हमको उस दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन की मात्रा अल्फा ज्ञात करनी है। तो वियोजन की मात्रा अल्फा, ये तो आप समझते ही होंगे कि जो वियोजन की मात्रा अल्फा है वो सांद्रता के साथ बदलती जाती है। तो जब भी सवाल आएगा आपसे पूछेगा इस सांद्रता पर वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी, तो क्या काम करें, जिस सांद्रता पर वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी है उस सांद्रता की या तो आप तुल्यांकी चालकता लो या उस सांद्रता की मोलर चालकता लो। तुल्यांकी चालकता लेके भी सवाल बनाया जा सकता है और मोलर चालकता लेके भी सवाल बनाया जा सकता है। पहले तुल्यांकी की बात कर लेते हैं। तो आपको मान लो सांद्रता C पर अल्फा ज्ञात करना है, तो मैंने क्या बोला, उस सांद्रता C की तुल्यांकी चालकता लेनी है, उसके अंदर उसकी अनंत अनुता के तुल्यांकी चालकता का भाग लगाना है। ये देख लीजिए, जिस भी सांद्रता पर आप अल्फा ज्ञात करना चाहते हो, जिस भी सांद्रता पर आपको अल्फा ज्ञात करना है, उस सांद्रता पर उसके तुल्यांकी चालकता लेनी है, उसके अंदर उसकी अनंत अनुता के तुल्यांकी चालकता का भाग लगाना है। जैसे आप भाग लगाएंगे आपको मिलेगी वियोजन की मात्रा। हाँ, आप मोलर चालकता लेके भी ये काम कर सकते हैं। कैसे, आपको जिस सांद्रता पर वियोजन की मात्रा अल्फा ज्ञात करनी है, उस सांद्रता C पर उसकी मोलर चालकता लेनी है। वो मोलर चालकता, उसके अंदर अनंत अनुता की मोलर चालकता का भाग लगाना है। जैसे भाग लगाएंगे आपको मिलेगी उसकी वियोजन की मात्रा। तो वियोजन की मात्रा ज्ञात करने के लिए हम चाहे तो तुल्यांकी चालकताओं का भी भाग लगा सकते हैं और हम चाहे तो मोलर चालकताओं को भाग लगा सकते हैं। पर इस बात का ध्यान रखना, ऊपर जिस सांद्रता पर तुल्यांकी जिस सांद्रता पर अल्फा निकाले उस सांद्रता की चालकता लेनी है और नीचे अनंत अनुता की लेनी है। ऊपर नीचे मत कर जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे भी मैं आपको एक बार समझा देता, उससे आपको याद रहेगा, मैं कंफ्यूजन नहीं हो। ये तो आप समझते हैं, अनंत अनुता की मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता उसका अधिकतम मान होता है, उससे अधिक चालकता उस विद्युत अपघट्य की हो ही नहीं सकती। इसका मतलब बड़ा मान नीचे रखेंगे तभी तो ऊपर वाले में नीचे वाले का भाग लगाएंगे तो अल्फा का मान 1 से कम आएगा ना, क्योंकि अल्फा का मान तो 1 से कम ही होगा। अल्फा का मान 1 से बड़ा कभी हो नहीं सकता, इसलिए बड़ा मान नीचे आता है। मतलब अनंत अनुता की तुल्यांकी या मोलर चालकता का मान नीचे लिखा जाता है। ऐसे याद कर लेना। ये दूसरी एप्लीकेशन है। तीसरी एप्लीकेशन है दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना। अब दुर्बल विद्युत अपघट्य या तो दुर्बल अम्ल होगा या दुर्बल क्षार होगा। अगर दुर्बल अम्ल होगा यानी Ka पूछ रहा है और दुर्बल क्षार होगा तो Kb पूछ रहा है। और K और Kb आयनिक में बताते हैं, K का फॉर्मूला होता है ना, K बराबर होता है C∝² अल्फा। वो फॉर्मूला लगाना है, K बराबर C∝² अल्फा। अगर क्षार दे रखा है तो Kb बराबर C∝² अल्फा। ठीक है, यहाँ पर अल्फा कैसे निकालेंगे, तो जो दूसरी एप्लीकेशन है वहां से अल्फा लेके आएंगे। C सांद्रता दे रखी होगी। हाँ, अगर मान लो वो जो अल्फा है, अल्फा का मान 5% से कम है, इफ अल्फा इज लेस देन 5%, अगर 5% से कम है तो हम इस अल्फा को 1 की तुलना में नगण्य मान लेंगे और जो 1 - अल्फा है उसकी जगह लिख देंगे 1। तो फॉर्मूला बन जाएगा K बराबर C∝² और Kb बराबर C∝²। ये लीजिए, फिर हम इससे K और Kb के मान निकाल लेंगे। ऐसा करके हम इससे दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन स्थिरांक की भी गणना कर सकते हैं। ठीक है जी।